बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटिंग डाटा डिजिटली, कि हमारा जो डाटा है उसको डिजिटली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कंप्यूटिंग सिस्टम डाटा की। जो हमारे पास यूजुअली कंप्यूटर में हमारे पास जो है वो डाटा होता है वो चार टाइप्स में होता है। सबसे पहले computing systems are complex devices dealing with a vast array information categories। ठीक है, जो हमारे पास वास्ट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डाटा हैंडल कर रही है हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो उसमें जो मैक्सिमम हमारे पास डाटा स्टोर होता है, जो डाटा प्रेजेंट होता है, डाटा मॉडिफाई होता है या उसको हम प्रोसेस करते हैं, वो इन तीन चार फॉर्म्स में करते हैं। हमारे पास डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ऑडियो की फॉर्म में हमारे पास टेक्स्ट डाटा होता है, उसके बाद हमारे पास डाटा इमेजेस या ग्राफ्स और वीडियो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हमारे पास। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा है हमारे पास। अच्छा, ये डाटा हमारे पास आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो हमारे पास जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन यूज करता है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल करते हैं। डिजिट्स पे हमारे पास जो कंप्यूटर डाटा स्टोर करते हैं। अगर हम इसको ड्राइव के ऊपर सेव करवा रहे हैं तो ड्राइव के ऊपर भी ये डाटा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वंस की फॉर्म में, अगर बाइनरी प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं तो वो जीरो और वन की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, ना कि वो सेम एज डाटा को इन द फॉर्म ऑफ जो हमारा आप सोचते हैं कि ऐसे ही सेम एज इमेज की इमेज जाके वहाँ पे डाटा पेस्ट हो जाती है। वो पेस्ट नहीं होती, जबकि हम डिवाइस के ऊपर अगर जाके देखें कि हमारा डाटा किस तरह पड़ा हुआ है तो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ही आपको वो डाटा मिलेगा। तो ये बेसिकली डाटा की रिप्रेजेंटेशन है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम जो है हमारे पास कंप्यूटर मशीन्स की अगर बात करें हमारे पास, ये हमारे पास फाइनाइट मशीन्स हैं। एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट होता है कि लिमिट्स होना किसी भी चीज़ की, कहीं ना कहीं जाके किसी भी चीज़ की लिमिट्स हैं तो वो उसकी फाइनाइट है, फाइनाइट स्टेट है। अच्छा, इनफाइनाइट की बात करें तो वो चीज़ें जो हमारे पास अनलिमिटेड स्टेट के अंदर कंटिन्यूस फॉर्म में होंगी वो हमारे पास इनफाइनाइट होती हैं। मशीन हमारे पास इनफाइनाइट फाइनाइट हैं। कंप्यूटर मशीन हमारे पास फाइनाइट हैं, तो ये हमारे पास लिमिटेड डाटा की स्टोरेज हमें देती हैं। तो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है, चाहे वो कितना ही ह्यूज फॉर्म के अंदर हो। वो मैक्सिमम भी होगा तो डेफिनेटली अगर आप 320 जीबी की बात करें तो उसमें 320 जीबी ही डाटा स्टोर करना है। अगर हम 500 जीबी की बात करें तो 500 जीबी ही डाटा उसने स्टोर करना है। जी, तो हमारे पास जो लिमिटेड स्टोरेज ही वो देता है हमें, चाहे हम उसको पीटाबाइट्स के ऊपर लेके चले जाएं तो इनफाइनाइट नहीं देगा हमें, फाइनाइट स्टोरेज ही वो हमें देता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन हमारे पास जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो दो तरीकों से करते हैं। एक होते हैं एनालॉग डाटा और एक होता है डिजिटल डाटा। एनालॉग डाटा हमारे पास वो डाटा होता है जो कि कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसकी जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हमें नजर आती हैं उस तरह से जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं उसे एनालॉग डाटा कहते हैं। उसके बाद डिजिटल जो डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं उसको डिजिटल डाटा कहते हैं। जीरो और वन की फॉर्म में भी करते हैं, और अगर उसको फ्रीक्वेंसी में लेके जाएं तो फ्रीक्वेंसी में आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर वो चीज़ नजर आएगी कि किस तरह से हम डिस्क्रीट डाटा को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास डिजिटल डाटा है। अगर पल्स प्रेजेंट है तो वो वन होगा, अगर पल्स एब्सेंट है तो वो जीरो होगा। अगर एक सिंपल लाइन की बात करें तो ये वाली लाइन जो है इसके अंदर हमारे पास अगर पल्स अवेलेबल है तो वन है, अगर पल्स एब्सेंट है तो जीरो। ये हमारे पास डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर है। और एनालॉग डाटा की बात करें तो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी जो डाटा हमारे पास है वो हमारे पास एनालॉग डाटा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो बोथ सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास जब ये ट्रेवल करते हैं, जब ये ट्रांसमिट होते हैं तो बोथ इनकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, इनके वोल्टेज डाउन हो जाते हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंट में बहुत सी ऐसी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से डाटा जो एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल अपनी क्वालिटी जो है वो बरकरार नहीं रख पाता। तो इस डिग्रेडेशन का इशू जो होता है इसको हम सॉल्व करते हैं रिपीटर से। रिपीटर क्या करता है,
उन तमाम सिग्नल्स को जो वीक हो रहे होते हैं उनको रीजनरेट करता है उनकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। अच्छा, उनको रीजनरेट करना, एनालॉग सिग्नल्स को रीजनरेट करना या उनकी डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा हमारे पास उसको टाइम चाहिए, उसको ज़्यादा इफेक्ट्स एफर्ट्स ज़्यादा चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, बनिस्बत इसके के डिजिटल डाटा है उसको डिग्रेडेशन को थ्रेशोल्ड लगाए जाएं उसके ऊपर, या उसके ऊपर रिपीटर्स लगाए जाएं और दोबारा से वो उनको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके जाए। तो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स को जो डिग्रेडेशन है उसको अपग्रेड करना आसान है, तो इसीलिए ज़्यादातर हम जो है कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर उनको डाटा को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डाटा की रिप्रेजेंटेशन की बात है तो डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास 4 टाइप्स की हमारे पास कोड स्कीम्स है। बीसीडी कोड स्कीम है, ईबीसीडी आईसी कोड स्कीम है, देन आस्की है, और हमारे पास एक यूनिकोड है। सबसे इनिशियली जो हमारे पास बाइनरी कोड डेसिमल, जिसको बीसीडी कोड कहते हैं, हमारे पास सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और ये आपको 4 बिट्स तक डाटा का कोड जो है वो सपोर्ट करती थी। 4 बिट कोड को ये सपोर्ट करती थी। फ्यू अर्लियर कंप्यूटर जो हमारे पास अर्लियर यानी कि अर्लियर एज में जो हमारे पास कंप्यूटर थे उनमें बीसीडी हमारे पास जो कोड था वो प्रेजेंट था, लेकिन ये स्लोअर था एज कंपेयर टू द मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो इसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग भी मुश्किल थी और इस वजह से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होता गया ईबीसीडी आईसी कोड से। उसके अंदर क्या था, अच्छा जो बाइनरी है वो हमारे पास जो कम्बिनेशन यूज करता था 16 वर्ड का कम्बिनेशन यूज करता था। अगर इसी तरह से हम मूव कर जाए उसके ऊपर ईबीसीडी आईसी के ऊपर, ये हमारे पास एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड है हमारे पास। ये बेसिकली आईबीएम ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। आईबीएम क्या, हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट टाइम इन्होंने इसे प्राइमरली इंट्रोड्यूस भी करवाया था और यूज भी किया था। और ये हमारे पास 8 बिट जो है वो 8 बिट करेक्टर जो है वो ईबीसीडीआईसी हमारे पास यूज करता है। अच्छा, ईबीसीडीआईसी अगर उससे नेक्स्ट फॉरवर्ड बात करें, हमारे पास जो उससे मॉडर्न एज आई उसमें हमारे पास आस्की कोड था। आस्की कोड हमारे पास क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हमारे पास ये इंट्रोड्यूस करवाया था। अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसी के नाम पे इसका आस्की कोड का नाम दिया गया, और ये हमारे पास 7 बिट कोड और 128 करेक्टर्स का कम्बिनेशन को ये सपोर्ट करती है। जबकि हम 8 बिट पे जाके बात करें तो ये 256 कम्बिनेशन जो है वो हमें सपोर्ट करती है आस्की कोड। ये अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, और हमारे पास मॉडर्न एज के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, यूनिकोड यूनिवर्सल कोड की फॉर्म में मौजूद है, जो कि हमारे पास 16 बिट कोड तक हमें सपोर्ट करती है, और ये 65,536 कैरेक्टर्स तक जो है वो कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है ये हमारे पास यूनिकोड। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 65536 नंबर ऑफ कम्बिनेशन कैरेक्टर्स के इतने 65,536 नंबर ऑफ कम्बिनेशन जो है वो कैरेक्टर के लिए हमें प्रोवाइड करता है कि आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस वक्त जो हमारे पास जो यूज हो रहा है वो हमारे पास यूनिवर्सल कोड ही हमारे पास यूज हो रहा है। अच्छा, अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो उसको लेस एक्सपेंसिव बनाने के लिए हमारे पास, और उसको कम्प्लेक्स डाटा को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं हम, ताकि हमारे पास जो उसकी एक्सपेंशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास डिवाइसेस जो है वो स्टोरेज के लिए ज़्यादातर डिजिटल डाटा को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव और कम्प्लेक्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स होते हैं उनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत इसके कि हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो यूज़ करें। अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूज़ करें तो ये हमारे पास 1 बिट कैन बी आइदर 0 और 1 की फॉर्म में जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, उसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये हमारे पास अगर
बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर 2 है हमारे पास, तो ये 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्टर के हमें सपोर्ट करती है। वो 00 के फॉर्म में हो सकता है डाटा, 01 की फॉर्म में हो सकता है, 10 की फॉर्म में हो सकता है, 11 की फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, जो हमारे पास ओल्ड कंप्यूटर्स थे जो यानी कि जिनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बहुत थोड़ी थी, तो उनमें ये हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा, इसी तरह जैसे जैसे डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बढ़ती जाएगी, अगर 2 की पावर 7 यूज कर रहा है या 2 की पावर 8 यूज कर रहा है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास एक्सटेंड होते जाएंगे, जैसे कि ऊपर वाली स्लाइड के अंदर वो चीज गुजरी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें डाटा फॉर्मेट्स की, तो हमारे पास जो डाटा होता है, मीनिंग ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग टू टेक प्लेस। इमेज एंड साउंड जो है हमारे पास हैव टू बी डिजिटलाइज्ड। इमेज जो है वो नीड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा, हाउ कलर इज रिप्रेजेंटेड एट ईच डाटा पॉइंट। अच्छा, जब हम इमेज को स्टोर कर रहे होंगे किसी भी हार्ड के ऊपर, तो इसके लिए हमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी उसकी, उसके साथ यानी कि बाइनरी यानी कि उसकी जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के साथ उसके कलर की रिप्रेजेंटेशन भी हमें उसको शो करवानी पड़ेगी। डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट जो हमारे पास बनती है फॉर्म बनती है या हमारे पास डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बनती है, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे चीजें। अच्छा, जबकि साउंड की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर सैम्पलिंग रेट के लिए हमारे पास कंपलसरी होता है कि सैम्पलिंग रेट उसका दिया हुआ हो, तो वो उसको स्टोर करना जो है वो आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर प्रोप्राइटरी फॉर्मेट्स की बात करें तो यूनिक टू अ प्रोडक्ट और कंपनी, उसका फॉर्मेट डेफिनेटली डिफाइंड फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल वर्ड, परफेक्ट, IBM लेआउट नोट्स, ये हमारे पास जो है वो उसको स्टैंडर्ड्स को जो डिफाइन करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं, डिफेक्टो डिजोर स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन प्योरिटी फॉर्मेट्स जो होते हैं वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स के ऊपर होने चाहिए, जैसे अडोब, पोस्टस्क्रिप्ट, एप्पल, क्विक टाइम, ये वाले यूज करते हैं। और सेकंड वाले की बात करें तो हमारे पास कमेटी स्ट्रक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, हमारे पास MPEG जो हमारे पास ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं पिक्चर को सेव करने के लिए। MPEG या JPEG हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स, आपने नाम सुना होगा। अच्छा, अगर नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर बात करें तो हमें स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्या पड़ती है, स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं क्यों, तो हमारे पास स्टैंडर्ड में सबसे पहले कन्वीनियंट है हमारे पास। समटाइम जो मार्केट जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ट्राइंग टू फिनिश अ प्रोडक्ट, जब आप किसी भी एक प्रोडक्ट को फिनिश करने जा रहे हो तो कुछ स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको फॉलो करें तो डेफिनेटली आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव, प्रोटोकॉल जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं और आपके इंटरफेसेस भी इम्प्रूव हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप खाने वाली चीज़ बनाएं, अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरती है, वो स्टैंडर्ड्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो आप उसको बनाएंगे कैसे। तो इसीलिए हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो ज़रूरी होते हैं। एफिशिएंसी की बात करें, डेफिनेटली अगर स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, तो हम उनको अगर फॉलो करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंट हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर पुट टुगेदर बाय कमिटीज विद द वाइड एक्सपीरियंस इन द स्पेसिफिक एरिया। तो हमारे पास जो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो वही स्टैंडर्ड जो है वो उनके इंट्रोड्यूस करवाती हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास यूजुअली द स्टैंडर्ड अलाउ फॉर मैन्युफैक्चरर और OEM स्पेसिफिक एक्सटेंशन। आपके पास प्रोडक्ट के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैंडर्ड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर किस तरह से उनके जो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एडप्ट कर सकते हैं, या उनके मैन्युफैक्चरर के जो स्टैंडर्ड्स हैं या क्वालिटी स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है, उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करके आप किस तरह से अच्छी प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद एप्रोप्रिएट एड्रेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक डोमेन। डेफिनेटली अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला बंदा ही बनाएगा, तो डेफिनेटली फिर अप्रोप्रिएट आ जाता है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अगेंस्ट स्पेसिफिक डोमेन और स्पेसिफिक पर्सन होंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड्स हमें अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, के हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों से शेयर करके उनको इम्प्रूव कर लें। उसके बाद ये हमें अलाउ करते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर टू
interoperate at both hardware and software levels। तो डेफिनेटली अगर कोई सॉफ्टवेयर आप स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाते हैं तो फिर स्टैंडर्ड्स बनाए ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखते हुए गए हैं, तो आपको एट द एंड जो है वो कंपैटिबिलिटी के इश्यूज भी बहुत कम आएंगे। Sometimes standards are arbitrary and have some blast from the past due to historical evolution। समटाइम जो होते हैं हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की मदद से हमारे पास एडअप होते हैं। हिस्टोरिकल जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस की बेस पे कुछ स्टैंडर्ड जो है वो ऐड होते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास डाटा की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हमारे पास सबसे पहले ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर IEEE बहुत फेमस है कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। देन हमारे पास CSA है, कैनेडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। देन ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिस पे आस्की जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद NSCI है, नेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ आयरलैंड। ये हमारे पास डिफरेंट डाटा स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे डाटा के लिए। अच्छा, अगर एग्जांपल्स की बात करें डाटा स्टैंडर्ड्स की तो सबसे पहले हमारे पास अल्फान्यूमेरिक स्टैंडर्ड्स में हमारे पास ASCII और यूनिकोड है। अगर इमेज की बात करें हमारे पास JPEG, GIF, PCX, TIFF, BPM, इस तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। मोशन पिक्चर MPEG-2, MPEG-4, उसके बाद साउंड WAV, AU, MP3, और उसके बाद आउटलाइन ग्राफिक्स फॉन्ट्स की बात करें तो पोस्टस्क्रिप्ट, ट्यूटाइप और PDF हमारे पास ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट डाटा के अगेंस्ट। अच्छा, अगर हम अल्फान्यूमेरिक डाटा की बात करें तो इसमें हमारे पास दो ASCII और ABCDIC हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, These standards for representing letters, alpha and numbers। ये हमारे पास अल्फाबेट्स और नंबर्स को शो करने के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII, और उसके बाद एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इसके बारे में आप सिंपली पीछे पढ़ चुके हैं, और इनकी एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल कोड की फॉर्म में है। उसके बाद अगर कोड और कैरेक्टर्स की बात करें, हमारे पास रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग सच एज हेलो वर्ल्ड इन अ कंप्यूटर, ईच इनकोडर इज इनकोडेड एज ए बाइट 8 बिट्स। मोस्ट कॉमन कोडिंग सिस्टम इज ASCII। हमारे पास ASCII कोड अवेलेबल है, तो हम किस तरह करेंगे कि हर एक वर्ड के अगेंस्ट हमारे पास रैम के ऊपर या हमारे पास मेमोरी के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सेव हो जाता है, जिसकी बिहार पे हम दोबारा उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ASCII कोड की बात करें तो हमारे पास 7 बिट कोड और 8 बिट कोड, जो हमारे पास ज़्यादातर 7 बिट कोड ही यूज़ होता है, 8 बिट कोड बहुत कम यूज़ होता है हमारे पास। तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि 2 की पावर 7, तो 1 to 8 जो हमारे पास कोड जो है वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसके अंदर हमें प्रोवाइड करता है। 2 जनरल टाइप ऑफ कोड्स हमारे पास, ग्राफिक कोड और उसके बाद कंट्रोल कोड। ग्राफिक कोड हमारे पास 95 कोड भी कहते हैं इसे, जो कि डिस्प्लेबल होता है और कंसोल के ऊपर। और अगर हम कंट्रोल कोड की बात करें तो उसे हम 33 कोड भी कहते हैं, जो कि कंट्रोल फीचर ऑफ कंसोल और कम्युनिकेशन चैनल। ये ASCII की फीचर्स हैं हमारे पास। उसके बाद कॉमन कंट्रोल कोड्स की बात करें, CR जो है हमारे पास OD, कैरेज रिटर्न कैरेक्टर, LF लाइन फीड कैरेक्टर, HT हॉरिजॉन्टल टैब। ये हमारे पास कुछ कमांड कंट्रोल कोड्स हैं हमारे पास, जो कि हम डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स के अंदर भी यूज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर सिंपल इसकी बात करें, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कोड की रिप्रेजेंट करने की बात करें तो उसको मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इस तरह से है कि हमारे पास अगर H है तो H के अगेंस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का जो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का कोई भी एक ऐसी चीज बन जाएगी जिसके अगेंस्ट अगर हम दोबारा से उसको अगर रिकॉल करेंगे मेमोरी से तो सेम एज हमारे पास जो है वो उसका फॉर्मेट बन जाएगा। सपोज डैट कि हमारे पास H के अगेंस्ट हम क्या
कोई भी 9 काउंट कर देते हैं, इसको इनक्रप्ट कर लिया हमने 9 के अंदर मेमोरी के ऊपर, जो है वो 0001000 इस तरह से जाके सेव हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम 4 रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो h जो है हमारे पास 0001 में जाके सेव हो गया मेमोरी के ऊपर। जब मेमोरी दोबारा उसे कॉल होगी मेमोरी में से, तो प्रोसेस होने के बाद हमारे पास जो है वो बाइनरी कोड नजर नहीं आएगा, बल्कि वो हमारे पास h ही नजर आएगा स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑडियो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑडियो जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ जो फ्रीक्वेंसी वेव होती है उस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या एयर कंप्रेशन जो वाइब्रेट होता है उस तरह से इसको हम हमारे पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर इसके स्लाइड्स देखें तो उसमें है कि साउंड इज परसीव्ड व्हेन अ सीरीज ऑफ एयर कंप्रेशन वाइब्रेट a membrane in our air which sends signals to our brain। हमारे पास जब कोई भी आवाज हमारे कान में इन द फॉर्म ऑफ एयर फ्रीक्वेंसी वेव्स हमारे कान में वाइब्रेट करती है, तो हमारे जो सिग्नल हमारा एयर कान सुनने के बाद उसको कुछ सिग्नल जनरेट करता है माइंड के अंदर, और फिर माइंड जो है वो उस चीज को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टीरियो सेंस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ स्पीकर टू प्रोड्यूस साउंड। इसी तरह से एक स्टीरियो जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भेजता है उसको स्पीकर को, और वो स्पीकर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस सिग्नल इज एन एनालॉग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव। ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एनालॉग इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव होती है, और इसका जो वोल्टेज होता है इन द सिग्नल वायर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द साउंड वेव। जो इसकी वोल्टेज होती है सिग्नल की वो तार के अंदर, वायर के अंदर, या जो हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल है उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है साउंड वेव के। टू डिजिटलाइज द सिग्नल वी predictably measure the voltage of the signal and record the appropriate numeric value। अच्छा, जब हम इसको डिजिटल सिग्नल में चेंज करने जा रहे होंगे, उसको चेंज करना चाहें एनालॉग रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम पीरियोडिकली मेजर करते हैं वोल्टेज किस चीज़ की, सिग्नल की, और उसको फिर रिकॉर्ड करते हैं अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम एनालॉग सिग्नल या साउंड वेव सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उसको पीरियोडिकली मेजर करें उसकी वोल्टेज के अगेंस्ट, और फिर उस रिकॉर्ड को अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर चेंज करें, तो ये हमारे पास सैम्पलिंग होगी एनालॉग रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव को डिजिटल सिग्नल के अंदर चेंज करने के लिए। इन जनरल सैम्पलिंग रेट ऑफ अराउंड 40,000 टाइम्स per second is enough to create a very good high quality sound representation। किसी भी हाई क्वालिटी के साउंड रिप्रेजेंटेशन को आप अगर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 40,000 टाइम पर सेकंड जो है वो सैम्पलिंग रेट की सैम्पलिंग रेट अगर आपके पास हो तो वो बहुत गुड क्वालिटी के अंदर जो है वो साउंड को रिप्रोडक्शन कर सकती है। अच्छा, ये देखें सिंपली जो है वो ऑडियो इंफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन आपके ऊपर दिखाई गई है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर। जैसे ही फ्रीक्वेंसी यानी कि आवाज मध्यम थी तो फ्रीक्वेंसी कम थी, और इसी तरह से फिर उसके साथ जो है वो साउंड के साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव की जो रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है। चलें बच्चों, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो है वो ऑडियो फॉर्मेट्स और इसके बारे में बाकी जो चीजें होंगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इसमें से फिर आप इसको सुन लें, अगर इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन बनता है तो फिर वो आप पूछ सकेंगे।